नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और वाराणसी से खबर आपको बता दें। 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बताए जा रहे हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है। तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी किया गया। तो अब इस नारे के साथ ही जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। तो काशी में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बताया जा रहा है। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है। तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी अभी से अपनी कमर कसकर तैयार नजर आ रही है। लगातार तमाम जगह के दौरे किए जा रहे हैं और साथ ही मंथन भी 2022 को लेकर के शुरू हो चुका है। देखिए, भगवान भोलेनाथ की धरती है, बाबा विश्वनाथ की माटी है और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी के नाम से बनारस का नाम जुड़ चुका है। तो निश्चित तौर पर और ये पूरे काशी क्षेत्र का और हमारे जिले का भी एक संयुक्त कार्यालय आज उद्घाटित होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल का केंद्र बनारस बनेगा। उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार। 2017 में जी आज जो बैठक हो रही है, कई लोगों टिकट कटेंगे तो कोई बागी ना हो जाए, इसकी भी चर्चा हो रही है। अब ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का और लोगों का है। इस पे हमें कुछ नहीं। और वहीं रोहनिया स्थित काशी क्षेत्र का नया कार्यालय के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का एक नया कार्यालय का उद्घाटन होगा। यह उद्घाटन खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। मैं कार्यक्रम स्थल में मौजूद हूं। आपको दिखा दूं कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक सामने मंच पे आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। कुर्सियां पूरी तरह से तैयार है, कार्यकर्ता भी आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, आपके अध्यक्ष का कहना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहना है और उसी पर पार्टी 2014 से लेकर के अब तक के सारे चुनावों में शामिल हो रही है और जीत को हासिल कर रही है। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने पूरा अपना 2014 में शुरू किया। 2014 के बाद 2017, 2017 के बाद 2019 और 2019 के बाद फिर 2022 की तरफ हम अग्रसर हैं। 2022 से पहले ये बड़ी बैठक कही जा रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? बड़ी बैठक इसलिए भी है कि कार्यकर्ताओं को अब ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि पंचायत चुनाव के ठीक बाद हम कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। इसलिए आज का यह कार्यक्रम हम कार्यकर्ताओं को एक दिशा देगा और उसी पर 2022 का चुनाव हम लड़ने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वाराणसी में आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस में पहली बार, यानी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब पहली बार आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आए हुए हैं। हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि पहली बार जो है हमारे धरती पर यहाँ पे बनारस काशी की धरती पर आए हुए हैं और उससे हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलेगी उनकी बातों को सुन करके। कार्यालय की बात की जाए तो इस कार्यालय में क्या है खास? कार्यालय में सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी तक जिले का कोई कार्यालय नहीं था। काशी क्षेत्र का भी जो कार्यालय था वो एक सीमित संसाधन में चल रहा था। यह कार्यालय जो आप देख भी रहे हैं कि कार्यालय को पूरे संसाधनों से पूर्ण करके और काशी क्षेत्र और साथ में वाराणसी जिले का कार्यालय एक साथ संपादित होगा। आप बताइए, क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। ये कार्यालय की बात की जाए तो कार्यालय 10 करोड़ की लागत से तैयार है। आपको हम कार्यालय दिखा दें सामने। ये 4 तल्ले की कार्यालय है जिसमें लगभग दर्जनों कमरे हैं इसमें। उसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़े बड़े हॉल भी हैं। हालांकि कार्यालय बनकर पूरी तरह से तैयार है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। आकाश यादव, न्यूज़ वन इंडिया, वाराणसी। खबर वाराणसी से। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनी है। तो कल से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है और कल से प्राइवेट अस्पतालों में भी अब वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी गई है। तो ये स्वदेशी वैक्सीन बताया जा रहा है, जो कि भारत के पास अब तक अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन आ चुके। बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता भी बेहद जरूरी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश लोगों के बीच में जारी किया। हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस बीच बीजेपी सरकार आने के बाद से बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, ऐसा कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो स्वच्छता मिशन से भी बीमारियों को दूर किया जा रहा है। तो स्वच्छता को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आज वाराणसी जब सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे उस वक्त की बातें हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से बीमारियों को लेकर के कहा गया सीएम योगी की तरफ से कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बीमारियों पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है और तमाम तरीके की वैक्सीन भी अब तक लाई जा चुकी है। तो कल से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी जापानी एन्सेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कर दी थी। और अब देश और प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना को मात देने के लिए भारत ने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार किए हैं, उनको भी अब प्राइवेट अस्पतालों में कल से उपलब्ध कराया जाएगा। हम सबको बचाव और जागरूकता का एक मौका दे रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है। लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी। और मेरठ में आम आदमी पार्टी के किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस महासभा को संबोधित किया है। तो किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है, केजरीवाल का ऐसा कहना। हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। तो उन्होंने कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर किसानों से संवाद किया और किसानों से संवाद के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। तो चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं
केजरीवाल का ऐसा कहना है, यानी एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर सरकार को घेरने का काम भी किया है, लेकिन बाद में वादा भूल जाते हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर निशाने के तौर पर सरकार पर था। तो कील ठोक कर सरकार ने अंग्रेजों के पीछे छोड़ दिया है और लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। केजरीवाल का यह भी कहना था 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई है, उस हिंसे के तहत अब ये बयान केजरीवाल ने दे दिया है कि बीजेपी सरकार ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया था। तो हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं और ये कहना अरविंद केजरीवाल का, तो तमाम बातों का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है जब किसानों के बीच यहाँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उनसे संवाद करते वक्त, ये संबोधित करते वक्त की बातें हम आपको बता रहे कि किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई, इसे केजरीवाल ने बताया। हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर के ये बयान उनका सामने आया है। चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं, ये सरकार पर तंज कसा है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन बाद में यही वादा भूल जाते हैं। कील ठोक कर सरकार ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। तो लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। केजरीवाल की तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। जिस वक्त वो किसानों को संबोधित कर रहे थे उस दौरान ये बातें कही है उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर के जिक्र किया और कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें सामने रखी। उसके बाद से सरकार को घेरने का भी यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो सरकार पर तंज कसने का एक मौका भी अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ते और एक बार फिर से यही देखने को मिला जब वो मेरठ में किसान महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, किसानों से संवाद कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत तो माल्यार्पण के साथ की थी, महेंद्र सिंह टिकैत को याद करते हुए, और उसके बाद से जब उन्होंने अपने संवाद को शुरू किया, लोगों को संबोधन देना शुरू किया, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है ये आंदोलन। हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। तो तीनों कृषि कानूनों में कमियां एक तरीके से उजागर करने की कोशिश उन्होंने की और चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं, लेकिन बाद में वो यही वादा भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के तमाम बयान हम आपको बता रहे। तो कील ठोक कर सरकार ने अंग्रेजों के पीछे छोड़ दिया और ये कहना अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जो शासन काल था, अंग्रेजों के शासन काल को इस काल से जोड़ दिया है। लिखा होगा हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडे की मुश्किल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। शिकायत मिलने पर शासन ने विजिलेंस से कराई थी गोपनीय जांच। तो अब सबूत जुटाने के साथ ही विजिलेंस मनोज पांडे से पूछताछ कर सकती है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। समाजवादी पार्टी सरकार के दो पूर्व मंत्री आजम खान और गायत्री प्रजापति पर पहले से ही जांच जारी है और ऐसे में अब एक और समाजवादी पार्टी के ये मंत्री बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तक जो 2 मंत्रियों के नाम सामने आए थे और अब ऐसे में तीसरे मंत्री भी समाजवादी पार्टी की तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर झांसी से, कटेरा चेयरमैन पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पंचायत के अधिशासी अधिकारी
राम बदन ने आरोप लगाया है। चेयरमैन और उनके गुर्गों ने बेरहमी से पिटाई की है। पिछले 3 साल से किया जा रहा था उत्पीड़न। चेयरमैन के गुर्गे टेंडरों को लेकर के दबाव बना रहे थे। तो अधिशासी अधिकारी राम बदन ने पुलिस में शिकायत भी की थी इस बात की, और चेयरमैन और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये पूरा मामला झांसी का बताया जा रहा है। पंचायत के अधिशासी अधिकारी के ऊपर ये आरोप, कटेरा चेयरमैन पर मारपीट करने का आरोप लगाया। अधिशासी अधिकारी राम बदन ने पुलिस में शिकायत की है। तो शिकायत पंचायत के अधिकारी अधिशासी की तरफ से की गई है। चेयरमैन पर यह आरोप है। कल 27/2/2021 को नगर पंचायत कटेरा में ऐसी घटना हुई जो आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। वहाँ के चेयरमैन श्री मधुकर शाह बुंदेला अपने दबंग मित्रों के साथ आए और उन्होंने कार्यालय में आकर अधिशासी अधिकारी राम बदन मुझसे जो है उन्होंने मारपीट की, मुझे कमरे में बंद करके और मारा और गला दबाया और मारने का पूरी नीयत से आए थे। लेकिन मैंने कहा कि भैया मुझे इस तरह से क्यों मारना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा साले तुमको छोड़ देते हैं और तुम मेरे अनुसार काम नहीं कर रहे हो, आज छोड़ देते हैं। लेकिन इस घटना को अगर किसी भी जगह किसी भी स्तर पर बताए, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे डीएम साहब हो, कहीं भी गए तो तुमको हम गोली से मार देंगे, तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारा 100 बोरे में भर कर हम भेज देंगे तुम्हारे घर। नगर पालिका के जो ईओ हैं कटेरा के, उन्होंने जो है थाना कटेरा में पहुंच के तहरीर दी, जिसके अनुसार उनके साथ जो है अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने उनके कार्यालय में जो है उसके मारपीट करी और सरकारी कार्य में बाधा डाला है, जिस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत होकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कितने बजे की घटना बताई गई है? ये दोपहर के कार्यालय के समय की बात बता रहे हैं वो। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है? अभी जो भी अग्रिम विधि कार्रवाई होगी वो सब। खबर आगरा से। ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुग्रीव सिंह चौहान को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ उनको चिलर परिसर में नजरबंद किया है। विधायक के साथ आपसी मनमुटाव के चलते नजरबंद किया गया है। समर्थन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो जाम भी लगाया गया है और नंदगांव तिराहा पर जाम लगाने की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। और ये पूरी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर नंदगांव तिराहा पर जाम लगने की सूचना पर पुलिस बल यहां पहुंची। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के कार्यक्रम में जाने से रोका गया। पक्के पुल का शुभारंभ करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। पिनाहट कस्बा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खबर कानपुर से। पुलिस ने 9 शातिर लुटेरों को अब तक गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों से 28 मोबाइल फोन और 4 बाइक बरामद किए गए हैं। किराए के मकान में रह रहे थे लुटेरे। एक लुटेरे 2017 में एनडीए का एग्जाम कर चुका है पास। तो ये खबर आपको बता दें कि एक जो लुटेरा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने 2017 में एनडीए का एग्जाम तक पास किया हुआ था, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं। तो कानपुर की घटना आपको बता रहे, पुलिस ने 9 शातिर चोरों को हिरासत में लिया है। लुटेरों से 28 मोबाइल फोन, 4 बाइक बरामद किए हैं। किराए के मकान में ये सभी लुटेरे एक साथ रह रहे थे, जिसमें से एक के बारे में यह बताया जा रहा है कि उसने 2017 में एनडीए का एग्जाम भी पास किया था। तो कानपुर की घटना आपको बता रहे, जहां पर 9 लुटेरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 9 शातिर लुटेरों की तलाश काफी लंबे समय से पुलिस को थी और ऐसे में पुलिस ने 9 लुटेरों को बरामद कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से 28 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, साथ ही 4 बाइक कहे जा रहे जो कि इन चोरों के पास से बरामद किया गया है। तो ये 9 शातिर लुटेरे एक साथ ही एक कमरे में रेंट पर रहा करते थे।
और लखनऊ में 27 एडिशनल एसपी का तबादला किया जा चुका है। राजेश कुमार सोनकर देवरिया के एसएसपी बनाए गए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार कन्नौज के एसएसपी बनाए गए हैं। दयाराम चंदौली के एसएसपी बनाए गए हैं। तो राम सेवक गौतम एसएसपी ट्रैफिक गोरखपुर के बनाए गए हैं। प्रेमचंद एएसपी विशेष जांच मुख्यालय के लखनऊ के बनाए गए हैं। तो राजेश कुमार 3 एएसपी सहारनपुर नगर बनाए गए हैं। अवधेश सिंह एएसपी बाराबंकी उत्तरी बनाए गए हैं और दिनेश यादव एएसपी एटीसी सीतापुर बनाए गए। अजय कुमार सिंह एएसपी सुरक्षा बनाए गए हैं। वाराणसी के मेरठ नगर एएसपी अखिलेश नारायण सिंह का तबादला किया जा चुका है। अखिलेश नारायण सिंह एएसपी फिरोजाबाद ग्रामीण बने हैं और ओम प्रकाश सिंह 2 शामली के एसएसपी बनाए गए। तो विनीत भटनागर को मेरठ नगर का एएसपी का कार्यभार सौंपा गया है। विनोद कुमार पांडे अमेठी के एएसपी बने हैं और शशि शेखर सिंह उन्नाव के एएसपी बने हैं। और अब आपको खबर बता दें, जहां पर फिरोजाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस आग लगने के पीछे का कारण थाना शिकोहाबाद के नौशहरा स्थित फैक्ट्री की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद की खबर आपको बता रहे, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो फिरोजाबाद से देखिए, ये वीडियो भी हम आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं। गत्ता फैक्ट्री बताई जा रही थी जहां पर ये भीषण आग लगी है। तो भीषण आग लगने की घटना फिरोजाबाद से सामने आई है और ये फिरोजाबाद की खबर जहां पर गत्ता फैक्ट्री बताया जा रहा था, जहां भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने में जुटी हुई है दमकल की गाड़ियां। तो शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने के पीछे का। थाना शिकोहाबाद के नौशहर स्थित फैक्ट्री की घटना बताई जा रही है। तो फिरोजाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी और फिरोजाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, जिसकी वजह से ये भीषण आग लगने की घटना फिरोजाबाद से सामने आई है। गत्ता फैक्ट्री बताया जा रहा था जहां पर भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है और कहा जा रहा है कि काफी जो यहां पर ढेर सारा सामान रखा हुआ था वो जलकर, आधे से ज्यादा सामान जलकर खाक हो चुका है। सौरभ उपाध्याय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिरोजाबाद में जो गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है, क्या अब तक इस पर काबू पाया जा चुका है या अभी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है? भीषण आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। घंटों ये आग जो है बदस्तूर जलती रही है। हड़कंप का माहौल हो गया और लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 12:30 बजे दोपहर में ये आग लगी थी, जिसके बाद तमाम आलाधिकारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आई या फिर कितने का नुकसान यहाँ बताया जा रहा है? जी नहीं, देखिए अभी केवल आग से लाखों रुपए का आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद फैक्ट्री स्वामी जो है वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि मीडिया से बात कर पाए, क्योंकि उनको सदमा सा लगा है। और सही मायने में अब तक आकलन केवल इतना लगाया जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं कन्नौज में फल की दुकान में भीषण आग लगी है। एक युवक गंभीर रूप से झुलस चुका है। सूचना मिलने पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोल कुआं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई। फल का दुकान बताया जा रहा था जहां पर आग लगी है और इसमें एक शख्स बुरी तरीके से झुलस गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।